नाउ नेक्स्ट इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अब हम बात करेंगे कटिंग। ओके, इससे पहले हमने देखा था लेयरिंग। ओके, लेयरिंग हमने 3 टाइप्स देखे थे, सिंपल लेयरिंग, उसके बाद फिर हमने बात किया था माउंट लेयरिंग, फिर हमने देखा था गूटी। कटिंग सेकेंड नंबर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ओके, इसमें जैसे आप नाम से ही समझ रहे हो इसको, आर यू गेटिंग, कटिंग। कटिंग में एक्चुअली क्या होता है, हम प्लांट में जो उसका स्टेम होता है उस स्टेम को कट करके और फिर उसको हम सेपरेट प्लांट कर देते हैं, किसी पॉट में कर देंगे या पर्टिकुलर हम कह सकते हैं सॉइल के अंदर, और उसमें फिर वो जो कटा हुआ जो स्टेम है वही प्रोपोगेट करेगा और उसी से रूट का फॉर्मेशन होगा, स्टेम का फॉर्मेशन होगा और वो एक कंप्लीट जो प्लांट है उसमें डेवलप हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में हमने इस ब्लेड के थ्रू क्या किया, ये जो स्टेम ये जो प्लांट है इसका हमने स्टेम को कट कर दिया। अब ये जो कटा हुआ स्टेम है इसको हमने इसमें प्लांट कर दिया, इसके पास में लीफ है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, बड। यहाँ पर जो बड पाई जा रही है, यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। ओके, यहाँ से क्या होगा, न्यू स्टेम का फॉर्मेशन होगा, यहीं से लीफ निकलेंगी और फिर एक धीरे धीरे ये एक कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो मोस्टली कटिंग हम किस में करते हैं, रोज। आपने देखा होगा रोज जो होते हैं उसमें हम स्टेम को कट करके लगाते चलते हैं, उसी स्टेम को हम कट करेंगे जिसमें क्या होगा, यहाँ पर बड पाया जा रहा है या कह सकते हैं मेरिस्टेम पाया जाएगा। ओके, और कौन सा मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 3 ग्राफ्टिंग। नंबर 3 ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक्चुअली होता क्या है, हमारी 2 स्पेसीज है, ए स्पेसीज एंड बी स्पेसीज। दोनों के पास हमारी, इसके पास में एक्स कैरेक्टर है, इसके पास में वाई कैरेक्टर है। ओके, इसके पास में क्या है, वाई कैरेक्टर है। इन दोनों कैरेक्टर को हमें मिक्स करके एक ही प्लांट में हमें करना है। हमें एक ही प्लांट में वन टाइप प्लांट हमें फॉर्मेशन करना है, ऐसा प्लांट जिसके अंदर एक्स कैरेक्टर एंड वाई कैरेक्टर दोनों ही आ जाएं। ओके, तो ये ग्राफ्टिंग का पर्पज होता है। ये ग्राफ्टिंग क्या होता है, दिस इज द पर्पज ऑफ ग्राफ्टिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्राफ्टिंग जो होती है उसमें भी हम कई उसके क्या नाम है कह सकते हैं टाइप्स होते हैं। जैसे हम बर्ड को किसी दूसरे प्लांट से, बर्ड को लेके किसी दूसरे प्लांट के स्टेम में हम उसको ग्राफ्ट कर रहे हैं। ओके, फिर उस बर्ड से क्या होगा, ओरिजिनेशन होगा और उससे हमें मिक्स कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। फिर हम देखते हैं टंग एंड विप ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग या विप ग्राफ्टिंग मीन्स इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम काटते हैं जो आपको टंग जैसा दिखाई देता हो। ओके, तो उसमें हम मतलब पर्पज वही है कि हम मतलब 2 कैरेक्टर को मिक्स कर रहे हैं। ओके, हम एक ऐसा प्लांट बनाने को जा रहे हैं जिसमें 2 अलग अलग कैरेक्टर हो। ओके, और वो दोनों कैरेक्टर एक ही प्लांट में हमें देखने को मिले। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग क्या होता है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, इस प्रकार से मतलब एक स्टेम होगा, जैसे ऊपर का स्टेम है उसका वी शेप स्ट्रक्चर है, दूसरा स्टेम होगा तो उसमें भी इस प्रकार से कट होना चाहिए जिससे ये एक दूसरे में फिट बैठ जाए। ओके, और क्राउन ग्राफ्टिंग आप देखते हो कि जो नीचे का जो रूट वाला जो स्टेम होता है वो काफ़ी क्या होता है, एरिया उसका ज़्यादा होता है, उसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 पतले पतले स्टेम किसी दूसरे स्पेसीज के हम यहाँ पर ग्राफ्ट कर देते हैं, फिर उनमें से क्या होता है प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ओके, चलिए हम बात करते हैं बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है। यहाँ पर क्या है कि हम एक स्टेम है हमारे पास में, ये आप देख रहे हो ये स्टेम है। अब इस स्टेम के पास में अपनी खुद की रूट होती हैं। ओके, हम इसके बीच में क्या करते हैं, यहाँ पर एक कट लगाते हैं। ओके, यहाँ पर हम कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कट इसलिए लगाया जाता है कि इस कट में, इस वाले पोर्शन पर हमें क्या लगाना है, बड। और वो बड हमें किसी दूसरे स्पेसीज की लगाना है, वो हमें किसी दूसरे स्पेसीज की हमें बड लगाना है। ओके, सर ये रोक देना, स्टॉप कर देना से कौन आता। स्टूडेंट, बड ग्राफ्टिंग में आप देख रहे हो एक ये प्लांट है, इस प्लांट का हमने एक
स्टेम लिया है, इस स्टेम के पास में क्या है, रूट। ओके, रूट। हम इसके मिडिल, इस प्लांट के स्टेम के मिडिल में हम कट लगाएंगे, और कट इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ग्राफ्ट करना है, वी वांट टू ग्राफ्ट बड। अब वो बड इसी प्लांट की नहीं होगी, ये बड हम किसी दूसरी स्पेसीज की लगाएंगे, हम किसी दूसरी स्पेसीज की हम बड लगाएंगे। क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो स्टेम होते हैं, मीन्स यहाँ पर हम एक जो स्टेम ले रहे हैं जिसके पास में रूट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, बड। तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम में एक ये स्टेम है, इसको हम बोलेंगे स्टॉक, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। अब मैंने इसके अंदर क्या लगा दिया है, दिस इज कॉल्ड बड। ओके, मैंने इसको बाइंड कर दिया है रोप से, रस्सी से। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये बड ग्रो करेगी, यहाँ से क्या होगा, एक न्यू स्टेम का फॉर्मेशन होगा, और फिर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट में। नाउ सेकेंड, टंग विप ग्राफ्टिंग। इसमें दो स्टेम लिए जाते हैं डिफरेंट स्पेसीज से, जिस स्टेम के पास में रूट होती है उसको हम इस प्रकार से काटते हैं। ओके, अब जिस प्रकार से हमने स्टॉक को कट किया है उसी का हमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा चाहिए, C1 चाहिए। उसी का हमें कॉम्प्लीमेंट क्या चाहिए, C1, मतलब दूसरी स्पेसीज का हमें स्टेम चाहिए, और दोनों को इस प्रकार से हमें कट करना है कि वो आपस में मैच हो जाएं। तो देखिए इस प्रकार से ये एक दूसरे से फिट बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये C1 है, ये आपका मान लीजिए सपोज दैट X स्पेसीज है, ये स्टॉक है, ये Y स्पेसीज है। दो अलग अलग स्पेसीज के हम स्टेम जब आपस में ग्राफ्ट कर देते हैं तो इसमें हमें 2 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अगर सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर फ्लावर कैरेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, फ्लावर कैरेक्टर। तो मान लीजिए ये स्वयं है, सपोज कीजिए ये रेड फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, और ये किसको प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट फ्लावर को। ओके, तो हमें एक ही प्लांट में 2 टाइप्स के फ्लावर देखने को मिलेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग क्या होती है, यहाँ पर आप देखिए C1 वाला पोर्शन, C1 वाला जो पोर्शन है उसमें हम नुकीला कट करते हैं, मतलब वो आपका वी शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। और जो स्टॉक वाला पोर्शन है जिसके पास में रूट होती हैं, जिसके पास रूट होती हैं, वो उसके इस प्रकार से हम कट करेंगे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें रहेगा। और जो ऊपर का स्टेम रहेगा उसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहेगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये इस प्रकार से फिट हो जाता है यहाँ पर, उसको हम क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। और फिर क्या ये, अब ये जो ग्राफ्टिंग होती है ना, इसमें हमें मोस्टली जो हमें ध्यान रखना है वो हमें वास्कुलर बंडल का ध्यान रखना है। किसका, वास्कुलर बंडल का। वास्कुलर बंडल क्या होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है, यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फूड को ये दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर। ओके, नाउ क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो हम स्टेम लेते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होता है, वो काफ़ी चौड़ा होता है, कहते हैं उसकी बेड गर्थ काफ़ी चौड़ी होती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इस प्रकार से कट लगाया इस साइड में पेरीफेरी रीजन पर, इसका पेरीफेरी रीजन ये है, किनारे वाला रीजन। वहाँ पर हम जितनी कह सकते हैं हम C1 लगाना चाहते हैं अदर स्पेसीज के, उतने ही। मान लो यहाँ पर मैं 3 लगाना चाहता हूँ, तो मैंने एक यहाँ पर कट लगा दिया, एक यहाँ पर कट लगा दिया, एक इसके पीछे कट लगा दिया, तो मेरे पास में 3 C1 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो 2 C1 तो मैंने यहाँ पर फिट कर दिया, फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकेंड यहाँ फिट हो गया, तीसरा यहाँ फिट कर दूंगा। तो इस प्रकार से ये आपस में वास्कुलर बंडल के मैच हो जाएंगे, और फिर ये ग्रो करेंगे, और हमें यहाँ पर मिक्स्ड कैरेक्टर टाइप्स के हमें प्लांट आर्टिफिशियली तौर पर हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए हम यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक साइड हम लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी साइड में लिखता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, ये बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है।
यहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। मींस यहां पर कह सकते हैं हम दो डिफरेंट स्पेसीज के, कह सकते हैं हम अलग अलग जीन्स आपस में रिकॉम्बिनेट नहीं करते हैं, कह सकते हैं आपस में जो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रोमोसोम होते हैं, जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में मीन्स 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, फिर वहां पर जीन का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। उससे क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। मीन्स टू डिफरेंट स्पेसीज के जो क्रोमोसोम होते हैं, जीन होते हैं, वो आपस में मिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। उसके द्वारा क्या आता है, वेरिएशन। उसके द्वारा क्या आता है, वेरिएशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसके थ्रू क्या आता है, वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन होते हैं वही हमें आने वाले समय में जो भी क्लाइमेट में चेंज होना है, ओके, जो भी इन्वायरमेंटल में चेंजेज आएंगे, ये वेरिएशन हमें हेल्पफुल होते हैं। ये हमें आगे जाके सर्वाइव कराते हैं, हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड कराते हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देयर इज नो वेरिएशन, तो यहाँ पर वेरिएशन नहीं होते हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होता है तो फिर यहाँ पर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ये क्या होता है, फास्ट मोड होता है, दैट इज कॉल्ड फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये स्लो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड स्लो प्रोसेस। ओके, अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एटीपी का एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर एटीपी का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये आपके बोर्ड क्लास के हिसाब से और नीट के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपको याद करना है। और इस यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आपको इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, आपको इसकी डिटेल स्टडी करना है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने एडवांटेज देख लिए कि एग्जैक्ट कॉपी होता है, उसके अलावा हमें एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है। ओके, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब जैसे हम बात करते हैं अगर एग्जैक्ट कॉपी है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, वेरिएशन नहीं आ रहे हैं, तो आने वाले समय में क्लाइमेट हमेशा चेंज होता रहता है, हार्श कंडीशन आती हैं। ओके, कहीं पर मान लीजिए ड्रॉट पड़ जाता है, कहीं पर मान लीजिए ज्यादा बारिश हो जाती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, सनलाइट कभी कम मिलती है, कभी ज्यादा मिलती है। तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म में जब वेरिएशन नहीं होंगे तो किस प्रकार से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एबल बना पाएगा। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं डिसएडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट है रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, विच कॉज ओवर क्राउडिंग, जिसके कारण क्या होती है, जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती है। ओके, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की कोई मिक्सिंग नहीं होती है। जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स के पास होते हैं वो क्रोमोसोम का कंटेंट डबल होकर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। मींस यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, कोई न्यू डीएनए नहीं बन रहा है जिसमें कोई यूनिक कैरेक्टर हो, जिसके कारण क्या होगा, वेरिएशन नहीं आएंगे। और जब तक किसी स्पेसीज में वेरिएशन नहीं होंगे, आगे जाके वो जो अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर नहीं होने से न्यू लिंकेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जब तक न्यू लिंकेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आगे ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, इट हैज नो रोल ऑफ इवोल्यूशन, देखिए इवोल्यूशन की जो यूनिट होती है वो वेरिएशन होता है। वेरिएशन किस कारण होते हैं, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, वेरिएशन नहीं हो रहे हैं, तो फिर इवोल्यूशन होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, जब से स्पेसीज का फॉर्मेशन हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्लांट, एनिमल, जितने भी हमारे स्पेसीज अवेलेबल हैं उनमें कंटिन्यू इवोल्यूशन चलता आ रहा है। हम भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। ओके, हमें भी डे बाय डे इवोल्यूशन चल रहा है। इवोल्यूशन प्रोसेस काफी ग्रेजुअली होती है। इट विल टेक्स सो मेनी ईयर्स, 1000 ईयर, 1 लाख ईयर, 1 मिलियन, 2 बिलियन, बहुत टाइम लगता है इवोल्यूशन में। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन का होना जरूरी है। इवोल्यूशन से क्या होते हैं, जो हिडन कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर्स हिडन थे हमारे पेरेंट्स में, हमारे पिछले पूर्वजों में, वो पोटेंशियल जो हिडन फॉर्म में था वो आगे इवॉल्व होकर आता है, और वो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है इन अपकमिंग टाइम। अडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन एनवायरनमेंट इज लो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यू वेरिएशन, जब तक अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी,
जब तक अडेबिलिटी एनवायरनमेंट में नहीं होगी, मान लीजिए आने वाले समय में कम बारिश होनी है तो हमें कुछ ऐसी प्लांट की वैरायटी बनानी पड़ेगी ना जो कम बारिश में हमें प्रोडक्शन ज्यादा दे सके, उसके लिए वेरिएशन आएगा। अगर किसी उस प्लांट में वेरिएशन नहीं होगा तो आने वाले समय मान लीजिए अगर कम बारिश पे वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाया तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा नहीं मिलेगा, हमें उसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए वेरिएशन, न्यू वेरिएशन जब तक नहीं आएंगे तब तक इन्वायरमेंट में कोई भी स्पेसीज अपने आप को फिट नहीं कर पाएगी, या कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। और जब तक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमें ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा तब तक हमारे जो न्यू स्पेसीज हैं वो आगे सर्वाइव नहीं करेंगी और आगे एक कंडीशन आएगी जिसमें स्पेसीज एक्सटेंट हो जाएगी। ओके, तो ये आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपको याद कर लेना है। मोस्टली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिसएडवांटेज ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसी क्या जरूरत पड़ी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को, कि वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़कर उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूटिलाइज किया, अपनाया, क्योंकि इन्वायरमेंट में कंटिन्यू इवोल्यूशन चल रहा है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, वेरिएशन नहीं आ रहे हैं, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। उसके कारण क्या है, आने वाले समय में जो स्पेसीज होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मींस आने वाले समय में वो उनकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए अपनी लाइफ को एग्जिस्टेंस बनाने के लिए जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने धीरे धीरे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़कर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, जिसके कारण वेरिएशन आते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है और हमें यहाँ पर एक यूनिक डीएनए का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास में यूनिक कैरेक्टर होते हैं हर किसी ऑर्गेनिज्म के पास में। वो आगे जाके वो जो भी क्लाइमेट में चेंज होगा आने वाले समय में उसमें हेल्प कराते हैं उसको सर्वाइव करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट यहां तक हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है। हमने इसके एक एक टाइप्स को देखा है, इसके हमने एक एक डायग्राम को डिस्कस किया है। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ओके, तो यहां पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ 2-3 मेन पॉइंट यहां पर डिस्कस करने हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर, फिर हम आगे जाके इसके इवेंट्स देखने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज नीड 2 पेरेंट्स। इसमें कितने पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है? 2 पेरेंट्स। लेकिन कुछ स्पेसीज ऐसी होती हैं जिसमें एक ही पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए तो मैं लिख देता हूं आपको, जितने भी आपने स्पंजेस के एग्जाम्पल याद किए हैं, पॉरीफेरा, जो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो तो प्रोटोजोन्स आते हैं, फिर पॉरीफेरा आते हैं, फिर सिलेंट्रेटा आते हैं, फिर टीनोफोरा आते हैं। तो पॉरीफेरा में जो स्पंजेस के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी स्पंज होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, एक एक ऑर्गेनिज्म होता है और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे तो बाई पेरेंटल होता है। क्या होता है ये? बाई पेरेंटल। लेकिन कभी कभी समटाइम्स इट बिकम यूनिपेरेंटल। एक पेरेंट्स भी मींस सिंगल ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? रिकॉम्बिनेशन। जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? वेरिएशन आते हैं और वो वेरिएशन किसमें हेल्प करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में। ओके, हेल्प करते हैं वेरिएशन। तो ये आपको बेसिक से पॉइंट्स याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्योंकि यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब जब मेल की बॉडी में जब स्पर्म बनते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल की बॉडी में जब ओवम बनता है दैट इज कॉल्ड oogenesis। ओके, अब ये गैमीट बनेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? जो स्पर्म होते हैं, जो मेल गैमीट होते हैं, उनको ट्रांसफर करना पड़ता है फीमेल की बॉडी में, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो यहाँ पर गैमीट बनाने में एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। फिर ये गैमीट को ट्रांसफर करने में एटीपी का खर्चा होता है। इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, उसमें एटीपी का कह सकते हैं हम एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये कॉम्प्लेक्स किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होना है, गैमीट का फिर ट्रांसपोर्ट होना है, उसका बाद फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है। काफी ये लॉन्ग प्रोसेस होती है
और इसमें काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं जहां पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे एनिमल्स गुजरते हैं। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, गैमीट बनने में भी टाइम लगता है, ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी टाइम लगता है। ओके, अब हम देखते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इनका अर्थ समझिए। सबसे पहले हमें इसका मीन्स समझना है। प्री मीन्स पहले, मीन्स फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आपकी एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन को नाम दिया है सिनगैमी। ओके, और नॉर्मली आप 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने सिनगैमी विच इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट ह्यूमन के केस में कहलाता है स्पर्म, फीमेल गैमीट फीमेल के केस में क्या कहलाता है? ओवम। जब ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन एनसीईआरटी लिखती है सिनगैमी, तो आपको सिनगैमी वर्ड भी याद रखना है। मींस बिफोर फर्टिलाइजेशन जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी स्टेज आएंगे फर्टिलाइजेशन से पहले। अब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या स्टेज आएंगे? फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस होगी, गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा। तो ये किस में आते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन में। अब जैसे ही स्पर्म बन जाएंगे, ओवम बन जाएंगे, फिर गैमीट को ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल की बॉडी में। ओके, तो गैमीट का फॉर्मेशन होना और गैमीट का ट्रांसफर होना ये सब किस में आता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ओके, फिर क्या होगा? जब फीमेल की बॉडी में स्पर्म पहुंच जाएंगे तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मींस फीमेल की बॉडी में स्पर्म पहुंचते हैं तो ओवम से जब वो फ्यूज कर जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। अब जाइगोट में डिवीजन होते हैं, उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज डिवीजन। धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक लेयर का डेवलपमेंट होता है, फिर उससे ऑर्गेनोजेनेसिस होती है जिसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, और फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो उसके बाद में फिर एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और पर्टिकुलर हम उसको प्लांट कह सकते हैं, उसको हम एनिमल्स कह सकते हैं। ओके, तो ये मतलब आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में जो भी स्टेज आएंगे ना, वो स्टेज विल बी इंक्लूड इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वो किस में इंक्लूड की जाएंगी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स आते हैं। फर्स्ट इवेंट्स आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको 2 इसकी सब स्टेज ध्यान रखनी है, गैमीटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। ओके, अभी हम एक एक टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सिनगैमी होगी, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे। जब उसके बाद फिर क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद फिर जाइगोट में डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ये कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। मैंने बताया था इसमें 2 सब इवेंट्स आते हैं। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स होगा। देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स दैट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ओके, मींस गैमेट का फॉर्मेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली गैमीटोजेनेसिस। ओके, उसके बाद में फिर क्या? जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है फीमेल की बॉडी में, तो ओवम उसी की बॉडी में रहता है, स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है, तो उस गैमेट को ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर मोस्टली किसका होता है? स्पर्म का। तो स्पर्म का ट्रांसफर करते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, ये दोनों सब स्टेज किस में आती हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। अब देखिए गैमीटोजेनेसिस में अगेन 2 सब स्टेज होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाती है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब हम बात करते हैं फीमेल की बॉडी में गैमेटोजेनेसिस की, तो वहां पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का, क्योंकि मेल की बॉडी में जो गैमीट है वो स्पर्म होता है, और फीमेल की बॉडी में जो गैमीट है वो क्या होता है? ओवम। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis, दैट इज कॉल्ड oogenesis। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस।
ये आपको नाम अभी याद कर लेने हैं और फिर आगे जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो आपको वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाई जाएंगी। यहां पर इनका डिटेल में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक यहां पर आपके टॉपिक्स हैं। जनरली आपको उनकी डेफिनेशन और उनके बारे में प्रोसेस की सिर्फ नाम याद करना है कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। ओके, अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, oogenesis हो जाएगी तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ओवम का। ओके, ओवम तो फीमेल की बॉडी में ही रहता है, स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है, तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमीट ट्रांसफर। तो ये दोनों स्टेजेस किसकी हैं, सब स्टेजेस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। गैमेटोजेनेसिस मैंने आप वहीं पर बता दिया है, तो कितने टाइप्स की होती है, ये 2 टाइप्स की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंड कौन सी होती है, oogenesis, oogenesis। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओवम दैट इज कॉल्ड oogenesis और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी हम बात करते हैं तो हमें पता है कि नॉर्मली 2 सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, अब आप यहां पर देखिए, ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये किसका है, अर्थवॉर्म का। वैसे नॉर्मली आप देखा 70 to 80% क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बाई पेरेंटल कहते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक एनिमल्स है, मींस सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसी की बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, मोनोसियस, मोनोसियस। ओके, या फिर मोनोसियस को हम दूसरे वर्डों में कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट, ओके, यहां पर देखिए ये आपको दिखाया गया है टेस्टिस ओवरी। ओके, ये इसी का सेक्शन है अर्थवॉर्म का ही, इसमें मतलब एक ही अर्थवॉर्म है जिसके अंदर टेस्टिस किसमें पाए जाते हैं, मेल की बॉडी में। ओवरी किसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल का, तो फीमेल के ऑर्गन भी पाए जा रहे हैं, फीमेल के सेक्स ऑर्गन है, मेल के सेक्स ऑर्गन है, तो इसलिए हम इस कंडीशन को कहते हैं मोनोसियस, और वहां पर हम हर्मेफ्रोडाइट कह सकते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मींस एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म which those contain 2 types of sex organ, male sex organ and female sex organ। अब देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं, नंबर सी डायग्राम देखिए, इसमें एंथेरिडियम होते हैं, वो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ऊगोनियम होते हैं, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मींस एक ही प्लांट है जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। ओके, ऊगोनियम प्रेजेंट है एज वेल एज एंथेरिडियम भी प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में हम इस प्लांट को क्या कहेंगे, हर्मेफ्रोडाइट प्लांट। अब प्लांट के लिए हम यूज कर लेते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, दैट इज यूनिसेक्सुअल प्लांट किसके लिए हम कहते हैं, कि वो प्लांट जिसके पास में या तो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे और या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लांट है, इसका दोनों ही सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसलिए हम यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल प्लांट्स। ओके, कॉकरोच के केस में क्या है, देखिए यहाँ पर मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है। मेल कॉकरोच में टेस्टिस सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, फीमेल की बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डायोसियस, दिस इज कॉल्ड डायोसियस, और डायोसियस के लिए हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ओके, अब देखिए यहाँ पर आर्किगोनियोफोर, उसके अलावा एंथेरिडियोफोर, ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है, तो ये प्लांट कैसा कहलाएगा हमारा, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक प्लांट बॉडी में आर्किगोनियोफोर होंगे, दूसरी प्लांट बॉडी में एंथेरिडियोफोर होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेमन, कार्पल। अब देखिए कुछ फ्लावर ऐसी होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, मींस सिंगल फ्लावर कंटेन ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जब एक फ्लावर में हमें सिर्फ फीमेल के सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं, मेल के सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अब हमें पास में दूसरा फ्लावर है जिसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, मेल के सेक्स ऑर्गन भी हैं, फीमेल के सेक्स ऑर्गन भी, मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। उस कंडीशन में हम उस फ्लावर को कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर। ओके, यहां पर एग्जांपल दिए हैं, डायवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। हमने देखा था बाईसेक्सुअल एनिमल जैसे अर्थवर्म की बॉडी में दोनों ही सेक्स ऑर्गन मेल के भी पाए जाते हैं और फीमेल के पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल जैसे कॉकरोच होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल है, मींस कॉकरोच, मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। ओके, सेल डिवीजन। सो स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस एंड सेल डिवीजन। ओके, अब जब देखिए हमने अभी तक पढ़ लिया है गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस हमने देखा कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट के फॉर्मेशन में हमने देखा है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। अब हमें उसमें देखना है किस प्रकार से oogenesis में और स्पर्मेटोजेनेसिस में कॉमनली विच इज ऑल्सो नोन एज गैमेटोजेनेसिस में एक्चुअली में सेल डिवीजन कौन सा होता है। हमने 11th की क्लास में सेल डिवीजन 2 टाइप्स के हमने पढ़े थे। नंबर फर्स्ट पर माइटोसिस, ओके, नंबर सेकेंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, सेल इंक्रीज करती है, सेल इंक्रीजेज विथ नंबर, मीन्स सेल नंबर में इंक्रीज करती है विथ इक्वल क्रोमोसोम नंबर, मीन्स सपोज दैट ये सेल है, ओके, ये इसमें मान लीजिए सपोज दैट कह सकते हैं हम, यहाँ पर न्यूक्लियस का मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल एन है, तो ये सेल डिवाइड करेगी 2 डॉटर सेल में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एन, मीन्स यहाँ पर जो कंटेंट होगा जेनेटिक मटेरियल का वो इक्वल होगा। ये पेरेंट सेल कंसीडर कर लेते हैं हम, इन्हें हम ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं या फिर हम डॉटर सेल कहते हैं। मैंने यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बोल दिया है। तो पेरेंट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे हमने एन से डिनोट किया है वो इक्वल है ऑफस्प्रिंग के जेनेटिक मटेरियल से। तो इस टाइप का डिवीजन किस में होता है, माइटोसिस में होता है। और जब इस टाइप का डिवीजन देखने को मिले कि पेरेंट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल इक्वल अमाउंट में ऑफस्प्रिंग में भी पहुंच रहा है, ओके, इक्वल डिवाइडेशन हो रहा है, तो यहां पर हम इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, ओके। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर ये सेल है, ये होती है डिप्लॉयड। मियोसिस डिवीजन उसी सेल में होता है, उन्हीं सेल में होता है जो डिप्लॉयड होती हैं, और माइटोसिस डिवीजन उन्हीं सेल में होता है जो हैप्लॉयड होती हैं। जब सिंगल एन आपको दिखाया जा रहा हो, किसी सेल में जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जा रहा हो एज अ सिंगल एन, आप समझ जाना दिस इज हैप्लॉयड सेल, इसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉयड सेल। लेकिन जब हमें सेल में 2n से हम जेनेटिक मटेरियल को शो कर रहे होंगे या आपको शो किया जा रहा होगा, दिखाया जा रहा है कि दिस इज द सेल एंड इट्स हैविंग जेनेटिक मटेरियल इन 2n, तो 2n जब भी नाम आएगा या 2n जेनेटिक जब भी हम कंसीडर करेंगे जेनेटिक मटेरियल, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं डिप्लॉयड, दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयड, ओके, डिप्लॉयड सेल। और जो सेल डिप्लॉयड होती हैं उन्हीं में क्या होता है, मियोसिस, उन्हीं में क्या होता है, मियोसिस। तो मियोसिस डिवीजन हमेशा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है, यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, सिंगल एन। देखिए ये पेरेंट सेल है, पी स्टैंड फॉर पेरेंट्स, और ये क्या है, ऑफस्प्रिंग सेल है,
ऑफ स्प्रिंग। ये पेरेंट्स में देखिए 2n जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जैसे ही मियोसिस फर्स्ट यहां तक कंप्लीट हुआ, यहां पर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट। तो देखिए ये दो यहां पर जो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ है, दोनों में सिंगल एंड जेनेटिक मटेरियल है, मींस ये हाफ है H2 पेरेंट्स। उसके बाद में फिर मियोसिस सेकेंड होगा, M सेकेंड लिख देता हूं मैं यहां पर। तो एक सेल से यहां पर 2 सेल बनेंगी, लेकिन यहां पर माइटोसिस जैसा डिवीजन होता है, यहां पर जो सिंगल एन है, यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ अगेन हाफ नहीं होंगे, सेम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा टोटल सेल्स में, और इससे भी 2 सेल बनेंगी। ओके, अब देखिए यहां पर 4 सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल सेम है, सिंगल एन मींस हैप्लॉइड कंडीशन आती है। तो हम देखेंगे कि मियोसिस डिवीजन होता है ना, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में हमने देखा कि यहां पर क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ओके, अब देखिए, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है, मियोसिस डिवीजन। ओके, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होने हैं, यहां पर 2n से क्रोमोसोम नंबर हाफ होने हैं, क्योंकि यहां पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। 1 पेरेंट्स क्या होता है, फादर, सेकेंड पेरेंट्स क्या होता है, मदर। तो फादर से आएंगे हाफ, मदर से आएंगे हाफ, और फिर वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म विल बी डिप्लॉयड इन कंडीशन। ओके, नंबर इन सम स्पीशीज, यहां पर हमें कुछ एग्जांपल्स देखना है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड गैमेटोजेनेसिस के। अब देखिए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस जब होती है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं मेज, यहां पर आप देखिए 20। ओके, ये कुछ प्लांट्स के आपको दिखाए गए हैं। राइस में देखिए क्रोमोसोम कितने होते हैं, 24, टमाटो में आपको 24, व्हीट में 42। ओके, सबसे ज्यादा होते हैं ऑफियोग्लोसम 1260। आप इसके हाफ क्रोमोसोम नंबर हाफ कर दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस यहां पर जैसे मान लीजिए ऑफियोग्लोसम जो प्लांट्स होता है, यहां पर हम इसको फर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म। ओके, तो यहां पर एक डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होता है, यहां पर मतलब एक प्लांट है, उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 1260। लेकिन जब ये गैमीट बनाएगा, जब ये प्लांट गैमीट बनाएगा, मींस इसमें स्पर्म बनेंगे जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। मींस इसमें क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। ओके, ओवम में हम प्लांट में क्या कहते हैं, एग कहते हैं। तो एग में या स्पर्म में हाफ होंगे ना, एग या स्पर्म में कितने होंगे, हाफ हो जाएंगे। ऐसे ही गार्डन पी में अगर हम बात करें तो गार्डन पी में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब इसमें गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स में कितने क्रोमोसोम आएंगे, 7। ओके, अब गैमीट्स में 7 आएंगे तो एक गैमीट मतलब ओवम में कितने होंगे, 7, या हम प्लांट में कहते हैं ओवम को एग। ओके, पोलन ग्रेन में भी कितने होंगे, क्योंकि ये भी एक गैमीट है, तो ऑब्वियसली इसमें भी 7 होंगे। जब भी आपस में फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट में 7 + 7 कितने हो जाएंगे, 14 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो प्लांट डिप्लॉयड कंडीशन में दोबारा आ जाता है। ओके, अब हम कुछ फंगी के एग देखते हैं। पेनिसिलियम में अगर हम बात करें तो 4 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, न्यूरोस्पोरा में 7 होते हैं, ईस्ट में हमें 17 क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं। एनिमल्स के ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फ्रॉग में 26 तो हाफ इसमें 13, रेट में 42 होते हैं तो हाफ 21, मैन में 46 होते हैं, ये तो आपको पता ही हुआ 23, चिंपैंजी है उनमें 48 होते हैं तो हाफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 24। मींस ओवम में और स्पर्म में हाफ क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होते हैं ये। ओके, अब हम बात करते हैं डॉग की। तो डॉग में होते हैं 78, इसके हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। चिकन इस 78 अगेन 39। ओके, यहां पर कुछ इंसेक्ट्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म में हम देख रहे हैं 56 हैं, तो यहां पर हाफ कितने होंगे, जब इसके गैमीट बनेंगे, मान लीजिए सिल्क वॉर्म है, फीमेल सिल्क वॉर्म होगी, मेल सिल्क वॉर्म है, तो उसमें गैमीट बनेंगे, स्पर्म और ओवम बनेंगे, तो उसमें 28 हमें देखने को मिलेंगे। हनी बी की अगर हम बात करें तो इसमें 32 होते हैं डिप्लॉयड। हनी बी क्या होती है, डिप्लॉयड, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हनी बी हमें देखने को मिलता है, जिसको हम क्यून कहते हैं। इसमें जो वर्कर्स होते हैं
वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होते हैं, मीन्स वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं। ओके, राउंड वॉर्म मेल की हम बात करें तो 11 होते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, इंपोर्टेंट वर्टिब्रेट्स के लिए गए हैं, कुछ इंसेक्ट्स के लिए गए हैं, कुछ प्लांट्स के लिए। प्लांट्स में आपको ये मैक्सिमम प्लांट्स में ही सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 1260 आप देख रहे हो। गार्डन फी का आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। ओके, आपको राइस का, टमाटो, वीट, ये सभी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपके प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, कुछ प्रोटिस्ट के प्रोटिस्ट में स्लाइम मोल्ड्स। ओके, इसमें आप 7 क्रोमोसोम होते हैं। अमीबा, प्रोटियस, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें क्रोमोसोम देखिए आप कितने होते हैं 250, और इसके हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। लेकिन जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, उसमें क्रोमोसोम इक्वल क्वांटिटी में डॉटर सेल्स में जाते हैं। ओके, लेकिन ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ओके, जब गैमीट बनते हैं तो हमेशा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये हमेशा मियोसिस डिवीजन को परफॉर्म करता है। कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, माइटोसिस टिक कर देते हैं जल्दबाजी में। ओके, और जब भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हमेशा याद रखना है माइटोसिस डिवीजन होता है। ओके, माइटोसिस डिवीजन सेल्स कौन सी होती हैं? सोमैटिक सेल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मियोसिस डिवीजन होता है वो किस में होता है? एम्ब्रियो, जर्मिनल एपिथेलियम, जो एम्ब्रियो पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम, या इसको हम शॉर्ट में कहते हैं जर्म सेल। इन्हें हम क्या कहते हैं? जर्म सेल। मींस जर्म सेल क्या होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, जिनके अंदर 2n जेनेटिक मटेरियल होता है। सोमेटिक सेल्स कैसी होती हैं? हैप्लॉयड होती हैं। हैप्लॉयड, जिस हैप्लॉयड की मींस सिंगल एंड से डिनोट करते हैं। ओके, गैमीट ट्रांसफर। ओके, अभी इससे पहले हमने क्या देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे थे। ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था, oogenesis कह रहे थे। अब ये जो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन मेल और फीमेल की बॉडी में हुआ है, वहां से इनका क्या है? फ्यूजन कराना है। ओके, तो हमें पता है कि स्पर्म क्या होता है? मोटाइल सेल्स होती है। ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल ऐसी होती है जो मोटाइल होती है और जिसके पास में फ्लैजेला होता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्म। अब इस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसको ट्रांसफर किया जाएगा कहां? फीमेल की बॉडी में, ओवम से फ्यूज कराने के लिए। ओके, सो दिस, ये प्रोसेस कहलाती है गैमीट ट्रांसफर, मींस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। ओके, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, जैसे ही स्पर्म का ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल की बॉडी में तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? ओवम, क्योंकि यहां फीमेल की बॉडी में क्या हुई होगी? oogenesis। ओके, oogenesis में क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है, यहां से स्पर्म आ गया। अब ये दोनों आपस में यदि फ्यूज कर जाते हैं तो ये जो फ्यूजन वाली प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसे एनसीईआरटी क्या लिखती है? सिनगैमी। ओके, सिनगैमी। अब आफ्टर सिनगैमी जाइगोट विल बी फॉर्म्ड, जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। अब ये जो जाइगोट होता है इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होता है, और इसमें जो डिवीजन होते हैं वो डिवीजन क्या कहलाते हैं? क्लीवेज। इसमें क्या होते हैं? डिवीजन। और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के 30 आवर्स बाद, 30 घंटे बाद फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा होता है? माइटोटिक। ध्यान रहे कि जो जाइगोट में जो डिवीजन होंगे वो कौन से डिवीजन का नाम क्या कहते हैं? उनको क्लीवेज। और क्लीवेज हमेशा कैसे होते हैं? माइटोटिक डिवीजन होते हैं। माइटोटिक मीन्स यहां पर इक्वल क्रोमोसोम का डिवाइड होगा, मीन्स यहां पर साइज नहीं इंक्रीज करेगा, मीन्स सेल में ग्रोथ नहीं होगी। जाइगोट का शेप साइज वही रहेगा जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इसके अंदर सेल्स बढ़ेंगी, 1 से 2, 2 से 4
4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ओके, अब हम बात करते हैं नाउ व्हाट वुड हैपन इफ सिनगेमी डज नॉट अकर। अब सिनगेमी अगर नहीं होती है, मान लीजिए एक गैमेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर नहीं पहुंचा, तो उस कंडीशन में जो ओवम का फॉर्मेशन हुआ था वो मैक्रोफेज सेल होती हैं, मैक्रोफेज सेल्स होती हैं जिन्हें हम WBC भी कह सकते हैं। ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, फैगोसाइटिक नेचर्स की होती हैं। फैगोसाइटिक नेचर मीन्स क्या होता है? ईट करने वाली। ओके, हर मंथ में क्या होता है, अगर हम बात करें ह्यूमन की बॉडी में, तो हर महीने ओवम का फॉर्मेशन होता है। यदि मान लीजिए गैमेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, यहां से स्पर्म अगर नहीं आया, तो फिर वो ओवम क्या होगा, जो मैक्रोफेज सेल हैं इसको ईट कर जाती हैं, वो उन्हें हम WBC भी कह सकते हैं, जो फैगोसाइटिक नेचर होती हैं, मीन्स ईट करने वाली या किल करने वाली कह सकते हैं। तो जो यूजलेस अब ओवम है उसका कोई फंक्शन नहीं है, इट इज नॉन फंक्शनल, इट विल बी ईटन बाय मैक्रोफेज सेल। ओके, तो जब सिनगेमी नहीं होती है तो फिर ओवम को यूटिलाइज मीन्स ईट कर लिया जाता है, उसको किल कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर अगेन ओवम का फॉर्मेशन होगा। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें फिर से ये वेट करेगा स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के लिए, और अगर मान लीजिए फिर भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, दोबारा वही प्रोसेस होगी, मैक्रोफेज सेल आएंगी और ओवम को दोबारा से फिर वो ईट करेंगे या उसको किल कर देती हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन नहीं हुआ, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ओके, ये 3 टाइप्स की होती है। एरेनोटोकी, इसमें क्या होता है, जब मेल्स पार्थेनोजेनेसिस परफॉर्म करता है, मीन्स जब मेल्स विदाउट फर्टिलाइज करके जब मेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये किसके में देखने को मिलती है? हनी बी में। हनी बी में कह सकते हैं हम, जो ओवम होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं, मींस ओवम कन्वर्ट हो जाता है मेल बॉडी में, एक कंप्लीट मेल बन जाता है। ओके, वेस्ट में देखने को मिलता है। उसके अलावा बर्ड का नाम है टर्की। उसके बाद हम बात करेंगे थैलीटोकी। इन दिस टाइप ओनली फीमेल आर रिप्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस, मींस इसमें फीमेल को रिप्रोड्यूस किया जाएगा, फीमेल को प्रोड्यूस किया जाएगा, मींस फीमेल का प्रोडक्शन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, इसमें आपको एग्जांपल याद रखने हैं, इट अकर्स इन लेसर्टा सेक्सिकोला। ओके, आर्मेनिया। उसके अलावा आपको याद रखना है टाइफिलना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फीटोकी। इन दिस टाइप पार्थेनोजेनेसिस एग may develop into individual of any sex, मीन्स इसमें जो एग है वो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब वो एग या तो मेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, उससे मेल का भी फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर उससे फीमेल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। मीन्स ये कंफर्म नहीं है कि इससे मेल बनेगा कि इससे फीमेल बनेगा, मीन्स वो से मेल का भी फॉर्मेशन हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। इसमें आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, एफिस विच इज ऑल्सो नोन एज एफिड। ओके, टिफलिना, आपको ब्राह्मणा याद रखना है, और इसमें आपको रोटी फर्स याद रखने हैं। किसमें? थाइलोटोकी में। और एरेंटोकी में हनी भी बेस्ट एग्जाम्पल है, वेस्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं। और बर्ड्स में आपको एक ही नाम याद रखना है, टर्की। ओके, वेयर डज द सिनगेमी अगर? सिनगेमी कहाँ होती है? अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम का क्या होता है? फ्यूजन होता है। ओके, फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा होगा या फिर बॉडी के बाहर हो रहा होगा। जब बॉडी के अंदर होता है मींस फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को डिपोजिट किया जाता है, फिर वो फीमेल बॉडी के अंदर ओवम से जाके फ्यूज करता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मींस इनसाइड द बॉडी। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्पर्म और ओवम को बाहर रिलीज करते हैं वाटर में, फिर वो स्पर्म और ओवम अधिक क्वांटिटी में रिलीज करके वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना,
फीमेल भी अपने एग को बाहर छोड़ रही है, रिलीज कर रही है, मेल भी अपने स्पर्म को बाहर रिलीज कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम 99% मीडियम होता है वाटर। ओके, जैसे आप देखते होगे ये हमें फ्रॉग में देखने को मिलता है। फिशेज जो स्पेसीज होती हैं, मछलियां होती हैं, चाहे वो बोनी हो चाहे वो आपकी कार्टिलेजियस हो, इसमें आपको रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। कुछ रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, कुछ में एक्सटर्नल भी होता है। बर्ड्स और मैमल्स ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, एक्सटर्नल में हम फिशेज जितनी भी मछलियां होती हैं, उसके अलावा एम्फीबिया, ओके, देन रेप्टाइल्स, उसके अलावा कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। अब बात करते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या देखना है, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन हमने क्या देखा था, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें स्पर्म बनाए जा रहे थे, ओवम बनाए जा रहे थे, फिर उनका ट्रांसफर किया जाता प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, ट्रांसफर ऑफ गैमीट। उसके बाद में फिर क्या हुआ, गैमीट का ट्रांसफर हुआ, फीमेल की बॉडी में स्पर्म पहुंच गया, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हमने वो सेकेंड इवेंट्स कहा था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या सिनगेमी कहते हैं उसको। अब सिनगेमी होने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ओके, अब जाइगोट में धीरे धीरे डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर इक्वल होते हैं, मींस जाइगोट का शेप और साइज में इंक्रीज नहीं होगा, उसका शेप और साइज वही रहेगा, उसके अंदर सेल्स बढ़ेंगे, उसके अंदर सेल्स के नंबर बढ़ेंगे। ओके, जाइगोट क्या होता है, यूनिसेलुलर। एक यूनिसेलुलर जाइगोट किस प्रकार से मल्टी सेल में कन्वर्ट होता है, फिर उससे एम्ब्रियोनिक लेयर बनती है, 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर वो तीनों लेयर, उन्हें जर्म लेयर कहते हैं, धीरे धीरे ऑर्गन बनाती हैं। हार्ट बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, लंग्स बनेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन बनेगी, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, ये सभी ये डिफरेंट लेयर्स का फंक्शन होता है। फिर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनने से पूरा एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस कहलाती है हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें ऑर्गेनेजेनेसिस के बारे में, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात करनी है। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, जाइगोट है, जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज डिवीजन होगा। ओके, जाइगोट अभी सिंगल सेल्ड है, इससे क्या होगा, 2 सेल बन जाएंगी। 2 सेल से कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल। 4 सेल से कितनी सेल बनेंगी, 8 सेल बनेंगी। कितनी बनेंगी, 8 सेल। और 8 देखिए 2 4 8, और 8 सेल से कितनी सेल बनेंगी, 16। कितनी सेल बनेंगी, 16, और 16 सेल से कितना बन जाएगा, 32। इसमें अलग अलग स्टेज आती हैं। ओके, इसमें आज जैसे मान लीजिए ब्लास्टुला, मोरूला, गैस्ट्रुला, इन सभी का डिटेल में स्टडी हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। उसमें आपका ब्लास्टुला, मोरूला, गैस्ट्रुला किस प्रकार से बनते हैं, ब्लास्टुला में कितनी सेल्स होती हैं, मोरूला में कितनी सेल्स होती हैं, 8 होती हैं कि 16 होती हैं, गैस्ट्रुला में कितनी सेल्स होती हैं, 32 होती हैं। इन सभी के बारे में आपको जो नेक्स्ट वीडियो, आपका 1 शॉट वीडियो आएगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको इतना ध्यान रखना, जाइगोट में क्या हुआ, डिवीजन, उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज डिवीजन। उनको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन में क्या होता है, जाइगोट के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ता है, शेप साइज कांस्टेंट रहता है हमेशा, और फिर जैसे ही 32 सेल्स बन जाती हैं, फिर इनसे क्या बनता है, एम्ब्रियोनिक लेयर। इनसे क्या बनती हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर। कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, 3 होती हैं। नंबर फर्स्ट पर होता है एक्टोडर्म, नंबर सेकेंड पर मेसोडर्म, नंबर थर्ड एंडोडर्म। ओके, तीनों लेयर अलग अलग फॉर्मेशन करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन बनाती हैं, और जब सभी ऑर्गन बन जाते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए ये तीनों लेयर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। ये क्या बनाएंगी, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन। ओके, अब टिश्यू बनेंगे आपके, जैसे एपिथेलियल टिश्यू बनेगा,
ओके, नर्वस टिश्यू बनेगा, मसल्स टिश्यू बनते हैं जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। उसके अलावा हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनता है विच इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड और लिम्फ आ जाते हैं, चारों टिश्यू बन जाएंगे। फिर ये टिश्यू से धीरे धीरे क्या बनेंगे, ऑर्गन, इनसे क्या बनेंगे, ऑर्गन। ओके, ऑर्गन कौन कौन से आते हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट, ब्रेन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। फिर ये सभी ऑर्गन एक दूसरे कनेक्ट होंगे, सिस्टम बनाएंगे। ओके, जैसे हमारा बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सभी डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। फिर हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें सर्कुलेशन का काम कर रहे होते हैं, आर्टरी, वीन, कैपिलरीज, हार्ट, सभी सर्कुलेशन का काम करेंगे। उसके अलावा फिर हमारा आएगा नर्वस सिस्टम, जिसमें कंडक्शन, नर्व इंपल्स कंडक्शन काम करती है, मतलब मैसेज को बाहर से अंदर ले जाएगी। फिर अंदर से हमारा ब्रेन आदेश देता है, ओके, कि हमारी मसल्स को क्या करना है, हमें दौड़ना है कि बैठना है कि बोलना है, क्या करना है। तो ये सभी हम मसल्स होती हैं, मसल्स हमारी बॉडी में लोकोमोशन, मूवमेंट का। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, नर्वस सिस्टम का होगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से सभी सिस्टम जब बन जाएंगे तब जाके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द बेस फ्रॉम जाइगोट, मीन्स जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है जाइगोट, वहां से किस प्रकार से एक मल्टी सेल का फॉर्मेशन होता है। वो मल्टी सेल धीरे धीरे लेयर्स बना रही है, फिर धीरे धीरे टिश्यू बना रही है, फिर ऑर्गन बना रही है, फिर ऑर्गन सिस्टम बना रही है, और फिर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सभी किसमें आता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो एंड जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें जाइगोट से किस प्रकार से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेज आती हैं, वो सभी के बारे में हम डिटेल में ह्यूमन बींग्स का जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, चैप्टर नंबर 3, 12th क्लास बायोलॉजी, वो उसमें आपको ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला सब कुछ बताया जाएगा। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, इवेंट्स की अगर हम देखें तो इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में डिटेल किया था। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग दैट अकर्स अर्ली ऑन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर अ स्पर्म फ्यूज विथ एन एग मैनी चेंजेस अकर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, क्या होते हैं, जैसे ही स्पर्म एग से फ्यूज कर जाता है, ओके, तो उसके बाद में फिर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इन स्पेसिफिक ऑर्डर में, मतलब वो ऑर्डर बाई ऑर्डर होंगे, ऐसा नहीं कि मतलब जो 9 मंथ में जो फॉर्मेशन होना है वो फर्स्ट मंथ में होगा, नहीं, जो फर्स्ट मंथ में फॉर्मेशन होगा वो फर्स्ट मंथ में ही होगा, फिर सेकेंड मंथ में होगा, फिर थर्ड मंथ में होगा, फिर फोर्थ मंथ, फिर फिफ्थ, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर इस प्रकार से 9 मंथ। ओके, मीन्स जो फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ में होना है ना, मतलब सबसे पहले सेल्स का फॉर्मेशन होना है, तो सेल्स का फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ में ही स्टार्ट हो जाएगा, वो 9 मंथ में नहीं होगा। 9 मंथ में तो 7 मंथ तक तो क्या होता है, पूरा एक एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब सभी उसके ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ओके, दी सेल्स डिवाइड, रीऑर्गेनाइज एंड फॉर्म लेयर्स टिश्यू। अब क्या होता है, जैसे ही सेल्स का फॉर्मेशन हुआ फिर वो किस में डिवाइड करती हैं, टिश्यू में, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, फिर टिश्यू विल इवेंचुअली डेवलप इनटू स्पेसिफिक ऑर्गन, और वो टिश्यू क्या बना देते हैं, फिर एक एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं, स्पेशल, जैसे हार्ट है, ओके, ब्रेन है, उसके अलावा कह सकते हैं हम लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सभी स्पेसिफिक ऑर्गन है। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस हैपन वेरी अर्ली इवन बिफोर द बेबी इज अ ट्रू फीटस, जब एक ट्रू फीटस हो जाता है उस समय पे क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है, फिर उस समय पे क्या होता है, सभी ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है, और उस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड फीटस, हम उसके फीटस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस वी आर जस्ट डिवाइडिंग अप द सेल्स दैट वी विल बिकम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द फीटस लेटर ऑन। अब फीटस में किस प्रकार से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, किस प्रकार से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, कौन सा ऑर्गन सबसे पहले बनता है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम सबसे लास्ट में बनता है, किस प्रकार से कह सकते हैं आई का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से बच्चे के हेड का फॉर्मेशन होता है, ओके, किस प्रकार से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी उसके लेयर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मीन्स
कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कौन सी लेयर करती है, क्या एक्टोडर्म करती है, क्या मेसोडर्म करती है, या फिर एंडोडर्म करती है। ये सभी का हम लेटर ऑन मींस नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस का मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ऐड किया है। देखिए जाइगोट सिंगल सेल दिख रहा है, इसमें तो डिवीजन होते हैं, वो क्या कहते हैं उनको हम क्लीवेज डिवीजन। किस प्रकार से 8 सेल स्टेज बनी, फिर उसमें क्लीवेज हुआ, तो देखिए ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ जिसको होलो बॉल कहते हैं क्योंकि अंदर से ये हॉलो होता है। ओके, उसके बाद में फिर ब्लास्टुला अंदर से हॉलो है, इसकी बहुत सारी सेल्स देखिए अरेंज रहती हैं, इस प्रकार से बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और देखिए अंदर से क्या है, ये अंदर से हॉलो रहता है। जब ये इस प्रकार से सेल अरेंज हो जाती हैं तो ये अंदर की जो कैविटी होती है दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ओके, इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है। और ये फिर आगे जाके फिर ये इस प्रकार से इसकी सेल्स अरेंज कर जाती हैं, यहाँ पर एक ग्रुप बना लेती हैं, यहाँ पर एक क्या बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ओके, उसके बाद में फिर देखिए ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है, ये कहलाती है ब्लास्टोसील्स। यहाँ पर देखिए आर्केंटोरन दिख रहा है आपको, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड ब्लास्टोपोर्स। ओके, यहाँ पर क्या है, ये दिस पोर इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। ये किसका स्ट्रक्चर है, गैस्ट्रुला का। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्लास्टुला का।